ओके बच्चों, आपका एडुग्रोन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आस्था दुबे आज आपको क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। और हमारे चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, आप हेडिंग से कुछ तो आइडिया लगा ही लिया होगा कि इस चैप्टर में क्या है, मैम क्या पढ़ाने जा रही है। एक्चुअली इस चैप्टर की हेडिंग में आपको पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम दो चीज़ें मान लीजिए मिली हुई हैं, अच्छी बुरी या अच्छी अच्छी, दो अलग अलग चीज़ें आपस में मिल गई हैं, उनको हम कैसे अलग करें। ठीक है, उन दोनों चीज़ों को कैसे अलग करें। मान लीजिए एक हार्मफुल और एक यूज़फुल सब्सटेंस आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यूज़फुल सब्सटेंस चाहिए और हार्मफुल सब्सटेंस हम क्या करेंगे, हार्मफुल सब्सटेंस हम अलग कर देंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हम उसे फेंक देंगे या जो भी करना हम उसका करेंगे हार्मफुल का, और यूज़फुल को हम अपना यूज़ में ले लेंगे। लेकिन वो आपस में मिले हैं तो उसको आपस में मिलने से क्या होता है कि पहले हमें अलग करना पड़ता है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक हार्मफुल हो और एक यूज़फुल हो, दोनों यूज़फुल हो सकते हैं, दोनों मिले हो सकते हैं। हम उनको दोनों को अलग अलग करके अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, इस चैप्टर में ये हमारे हेडिंग का मतलब हो गया सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट स्लाइड बच्चों। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, in our daily life before we use a substance we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it। जैसा मैंने आपको बताया, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, खान पान में और चीज़ों में, ठीक है, रहन सहन में, हर चीज़ में हम बहुत सारे सब्सटेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम यूज़फुल सब्सटेंस लेते हैं और वेस्ट सब्सटेंस को हम थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, हटा देते हैं उसमें से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाय, हम चाय बनाते हैं तो डायरेक्ट तो कप में डाल के पी नहीं जाते, पहले उसको छन्नी से छानते हैं। छन्नी से क्यों छानते हैं, ताकि उसमें से जो चाय की पत्ती है जो अब हमारे काम की नहीं है, उसको जो चाय पत्ती को जो देना था उसने बॉइलिंग वाटर में जाके उसने वो दे दिया, अब वो यूज़फुल है, जो चाय बनी है वो यूज़फुल है, लेकिन अब वो जो चाय की पत्ती उसमें थी अब वो यूज़फुल नहीं है, तो हम चाय पत्ती तो पी नहीं जाएंगे, हम उसको छान के अलग कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, और चाय हम लेके पी लेते हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल ये रहा। एक देखो ये मिर्ची जी कूदती हुई आ गई। जनरली कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्पाइसी बहुत पसंद होता है और कुछ होते हैं वो तीखा एकदम खाना नहीं चाहते थे, थोड़ा कम स्पाइसी थोड़ा कम तीखा उनको अच्छा लगता है। अब ले लो पोहा, आप ब्रेकफास्ट में पोहा खाते होगे है ना, तो पोहा में क्या होता है, जो मिर्ची पड़ी होती है, जनरली देखो तो बच्चे अडल्ट भी कुछ मिर्ची छांट देते हैं और पोहा खा लेते हैं। उनके लिए मिर्ची वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको पसंद नहीं है, वो छांट के और पोहा खा लेते हैं। तो इसमें उनके लिए वेस्ट क्या हो गया, मिर्ची वेस्ट हो गई, मिर्ची हटा दिया, पोहा खा लिया। एक ये एग्जाम्पल, एक आप ले लो कर्ड का एग्जाम्पल। हम दही मथते हैं, मथ के कर्ड मथ के बटर निकालते हैं, मक्खन अलग निकाल लिया और मथी हुई दही जो बची है वो भी अलग हो गई, और दोनों यूज़फुल है, ये भी यूज़फुल है ये भी यूज़फुल है, मक्खन भी यूज़फुल है और जो बची हुई दही वो भी यूज़फुल, हम दोनों का यूज़ कर लेते हैं अलग अलग जगह। ये हमारी डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो हम करते हैं, जिसमें से अगर वेस्ट है तो फेंक देंगे, यूज़फुल है तो उसको यूज़ कर लेंगे, सब्सटेंसेस को ऐसे अलग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स आ गए। अब ये देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कह रही है, पर्पस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन प्रोसेस में अगर सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, आपने देखा होगा आजकल तो पैकेट के चावल आ रहे हैं, पैकेट में एकदम फ्रेश छने बुने कटे सब अच्छे से एकदम फ्रेश चावल आ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं करना है, बस पैकेट से निकाल के धो के चढ़ा दे रहा, उसमें से कुछ बीनना उनना नहीं। पर आप जनरली देखते होंगे जो सीधे गांव से आ रहा है या खुला चावल हम ले रहे हैं, पैक्ड नहीं ले रहे, उसमें से माँ हुई, दादी नानियाँ बीनती हैं उसको, फटकती हैं उसको, उसमें से कंकड़ निकालते हैं, वेस्ट चीज़ें निकालते हैं, तब फिर उसको धो के और फिर उसको कुक करते हैं, है ना। तो चावल में से कंकड़ छाटते हैं और वो जो चीज़ें गंदगी निकालते हैं चावल में से, वो इम्प्योरिटीज़ हैं, वेस्ट है, उसको क्या करते हैं, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ये देखो
यहाँ पे तो सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, राइस से स्टोन सेपरेट किया, और उसको क्यों किया, ताकि इम्प्योरिटीज चली जाए उनमें से, ठीक है, हार्मफुल कंपोनेंट्स चले जाए। और व्हाट टू डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, इसे इम्प्योर और इम्प्योरिटीज को क्या किया, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, हमने इम्प्योरिटीज फेंक दी। अब इधर नेक्स्ट में देखो, चर्निंग मिल टू ऑब्टेन बटर, मिल्क को चर्न किया, मथा, मक्खन निकालने के लिए। अब दोनों सब्सटेंस, मक्खन और जो बचा हुआ मिल्क है वो भी यूजफुल है और मक्खन भी यूजफुल है, तो ये दोनों सेपरेट, टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स हैं दोनों। फिर इनका क्या किया है सेपरेटेड कंपोनेंट, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, इसमें हमने क्या किया, दोनों कंपोनेंट्स को यूज कर लिया, बटर को यूज कर लिया, बचा हुआ मिल्क क्या, छाछ बन गया, छाछ पी लिया, दोनों इंपॉर्टेंट है, बटर खा लिया, लगा लिया, चपाती में खा लिया, छाछ पी लिया, दोनों इंपॉर्टेंट में से कोई वेस्ट नहीं है, लेकिन सेपरेट किया ना, अलग किया, और दोनों को अलग अलग तरीके से यूज कर लिया, दोनों यूजफुल है। अब तीसरा क्या था, सेपरेट टी लीव्स, वही चाय की पत्ती छान के फेंक दी, उसको क्या करेंगे, वो तो वेस्ट है, उसको फेंक दिया, और चाय हमने पी लिया। इस चार्ट का, इस टेबल का यही मतलब है कि किसमें से क्या निकाला और जो निकाला उसका क्या किया। चाय की पत्ती में से चाय की पत्ती निकाल दी, वेस्ट था इसलिए थ्रो कर दिया। चावल में से कंकड़ निकाल दिए, वेस्ट था इसलिए थ्रो कर दिया। मिल्क में से बटर निकाल लिया, लेकिन मिल्क जो बचा हुआ मिल्क है वो भी वेस्ट नहीं है, बटर भी वेस्ट नहीं है, तो दोनों को यूज कर लिया। कंपोनेंट सेपरेट किए, लेकिन डिपेंड करता है कि कंपोनेंट जो है यूजफुल है कि नॉन यूजफुल है, वेस्ट है, वेस्ट है तो फेंका और यूजफुल है तो यूज कर लिया। नाउ a single substance of a definite composition is called a pure substance. For example, pure gold, pure water, pure oxygen, etc. एक सिंगल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन का अब क्या कहलाता है, प्योर कहलाता है, प्योर सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। उसमें ये, इसका ये मतलब हुआ कि उस सब्सटेंस में कुछ बाहर से अलग सी चीज़ें मिली हुई नहीं है, वो बस अपनी कंपोजिशन से बना हुआ है, अपनी चीज़ों से बना हुआ है, वो प्योर स्टेट में, उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं मिली है, वो अपने ही एक डेफिनेट कंपोजिशन का बना हुआ सब्सटेंस है। जैसे कि गोल्ड, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड कैसा होता है बच्चों, प्योर गोल्ड होता है लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म का गोल्ड आप पहन तो सकते नहीं हो, बहता हुआ गोल्ड तो पहनोगे नहीं, लेकिन प्योर गोल्ड होता है लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। अब उसमें हम अलग से और चीज़ें मिलाते हैं, और मेटल्स मिलाते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं ताकि वो ठोस हो जाए, कड़ा हो जाए, और फिर उसको ज्वेलरी के रूप में हम पहन सकें, क्योंकि गोल्ड में लश्चर होती है, शाइन होती है, और इसलिए उसको हम ज्वेलरी के रूप में पहन लेते हैं। लेकिन उसमें कुछ और मिलाना पड़ता है, तब वो जाके कठोर होता है, तब उसकी ज्वेलरी बनाई जा सकती है। वरना अगर प्योर स्टेट में है, 24 कैरेट में है, तो वो लिक्विड गोल्ड है। 24 कैरेट का गोल्ड लिक्विड होता है, प्योर होता है, ठीक है। तो अगर आप कहो कि कोई भी आपने गोल्ड पहना है वो प्योर है, तो नॉट पॉसिबल बेटा, प्योर गोल्ड हम नहीं पहन सकते, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बता रहा है, अगर कोई चीज़ प्योर है तो वो अपने एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन की होगी और प्योर होगी, उसमें बाहरी कोई चीज़ अलग से, कोई इम्प्योरिटीज़ या कोई अलग से सब्सटेंस नहीं मिला होगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने गोल्ड ली, गोल्ड आप कभी प्योर स्टेट में नहीं पहन सकते, उसमें ज़रूर ना ज़रूर कोई अलग सब्सटेंस मिले ताकि वो कठोर थोड़ा सा हो सके, इसकी ज्वेलरी बनाई जा सके। ओके, ऑक्सीजन, जैसे प्योर ऑक्सीजन होता है, उसमें और कोई अलग से गैसेस नहीं मिली होंगी, वो अपने प्योर स्टेट में होगा। प्योर वाटर, उसमें अलग से कोई और चीज़ें नहीं होंगी, वो प्योर अपने डेफिनेट कॉम्पोजिशन का अपना प्योर स्टेट में प्योर वाटर होगा, ठीक है। अ सब्सटेंस इन विच सम इम्प्योरिटीज, यानी वो सब्सटेंस जिसमें कुछ इम्प्योरिटी यानी अदर सब्सटेंस, कोई अलग से उसके उस सब्सटेंस के अलावा कोई और सब्सटेंस मिला हो, इम्प्योरिटीज वो हो गई, अदर सब्सटेंस, और ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी प्रेजेंट हो, स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है, समझ में आया। प्योर तो वो हो गया जो अपने प्योर स्टेट में है, अपने ही डेफिनेट कॉम्पोजिशन में, उसमें कोई और अलग से सब्सटेंस नहीं है, यानी अलग से इम्प्योरिटीज नहीं।
इम्प्योर या मिक्सचर वो होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर कह लीजिए, वो होते हैं जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ पड़ी हो, कोई और अलग से अदर सब्सटेंस पड़ा हो, वो सिर्फ अपने ही डेफिनेट कंपोजिशन में ना हो, उसमें और भी चीज़ें अलग से पड़ी हो, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर कहेंगे। मटेरियल विच कंटेन 2 or more substance in any proportion are called mixture। वो मटेरियल जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, किसी भी रेशियो में, ठीक है, उनको हम मिक्सचर कहते हैं। वो सब्सटेंस जिसमें एक या एक से ज़्यादा दूसरा कोई सब्सटेंस प्रेजेंट हो किसी भी प्रपोर्शन में, किसी भी क्वांटिटी में, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। किसी भी रेशियो में दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट हो, 1:2, 2:3, किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो, लेकिन अगर उसमें दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो क्या है, इम्प्योर है, मिक्सचर है। नाउ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। The substance present in a mixture are called its component or constituents। वो सब्सटेंस जो एक मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि आप ले लो शुगर एंड वाटर। शुगर मिक्सचर तो नहीं है, शुगर एंड वाटर इज अ सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर इज नॉट अ मिक्सचर। आप मिक्सचर ले लो सैंड एंड शुगर, ओके, सैंड एंड शुगर ले लो। सैंड और शुगर एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में सैंड और शुगर क्या है, कंपोनेंट्स हैं उस मिक्सचर के। क्या है, कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कुछ भी कह लो। सैंड और शुगर एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में सैंड और शुगर क्या है, कंपोनेंट्स या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर कंटेन शुगर एंड सैंड, जो मैंने अभी आपको बताया। एक मिक्सचर में हर एक कंपोनेंट उस मिक्सचर का अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखता है, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खो देता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बनी रहती है, ठीक है। जैसे कि मिक्सचर हो गया सैंड एंड शुगर का, उसमें शुगर भी है, सैंड भी है। शुगर का भी प्रॉपर्टी बनी हुई है, सैंड की भी प्रॉपर्टी बनी, उन्होंने अपना अस्तित्व नहीं खोया, उनका दोनों का प्रॉपर्टी उसमें है। एक मिक्सचर में यही होता है, ठीक है। मिक्सचर में भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये हम आपको आगे की स्लाइड में बताते हैं। आप पहले फोटो देखिए तो आपको समझ में आएगा इस पिक से कि हल्की सी एक आइडिया मिलेगा आपको कि क्या होता है। जैसे कि सैंड एंड वाटर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, शुगर एंड वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों, अभी पता चलेगा क्यों। Mixture in which the particles of a substance present cannot be seen is called homogeneous mixture with, for example, solution of sugar and salt in water। Homogeneous mixture वो होता है जिसमें components आपस में घुल मिल ऐसे जाते हैं कि अलग अलग नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, उनको ऐसे अलग अलग आप नहीं देख सकते हो। जैसे शुगर को पानी में अगर आप डिज़ोल्व कर दो, अगर घोल दो, तो आपको शुगर अलग से दिखेगी नहीं, पानी अलग से दिखेगा नहीं, आपको वो घोल ही दिखेगा, शुगर और पानी का आपस में मिला हुआ घोल दिखेगा, ना शुगर अलग से दिखेगी ना पानी अलग से दिखेगा। आप उस पानी को पियोगे तो वो आपको मीठा मीठा लगेगा, तो आप समझ जाओगे इसमें शुगर घुली हुई है, ठीक है। वैसे ही सैंड और वाटर को घोल दो, आपको सैंड अलग से दिखेगा, वाटर अलग से दिखेगा, दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग दिखेंगे आपको, ठीक है। इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब हमें कंपोनेंट्स अलग दिख रहे हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और जब हमें कंपोनेंट्स एक ही दिख रहे हैं, अलग अलग नहीं दिख पा रहे हैं, तो दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। देख लो, वाटर शुगर का शुगर सोल्यूशन बन जाता है, और सैंड और शुगर का, सैंड एंड वाटर का सोल्यूशन नहीं बन पाता, हमें कंपोनेंट्स अलग अलग दिखते हैं, इसलिए दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Mixture in which the particle of substance present can be seen easily are called heterogeneous mixture. For example, a heap of wheat contains small grain, husk and other grains। इसमें heterogeneous mixture का एग्जाम्पल हमें अलग दिया है। heterogeneous का एग्जाम्पल इसमें दे दिया है, जैसे कि आप चावल ले लो, चावल में कंकड़ ले लो, ठीक है, चावल कंकड़ मिला हुआ है, ये एक मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि हम उसमें से चावल में से कंकड़ चुन के निकाल सकते हैं, हमें साफ दिख रहा है, ठीक है, इसलिए वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। हमें दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, चावल भी अलग दिख रहा है, उसमें इम्प्योरिटी जो पड़ी हुई है
वो भी अलग दिख रही, चाहे वो कंकड़ हो, हस्क हो या कुछ भी अदर्स टू सब्सटेंस हो, वो हमें अलग दिख रहा है, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। और शुगर और वाटर क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, क्योंकि हमको दोनों कंपोनेंट्स अलग नहीं दिख पा रहे हैं, उसमें दोनों घुल मिल गए आपस में, और वो हमें ना शुगर अलग दिख रही है ना वाटर दिख रहा है, दोनों एक दिख रहे हैं हमें, तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। हमको लगता है आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस समझ में आ गया, नहीं आया तो अभी और प्रॉपर्टीज बता रहे हैं हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस की आपको। सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स, सेपरेशन मेथड में आ गए हम, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से अलग करना, हैंड पिकिंग। The method of hand picking is a convenient method for separating substance when the quantity of the impurity is usually not very large and size or shape or color of the unwanted material is different from the useful one. अब देखो सॉलिड से सॉलिड को अलग करना, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, हैंड पिकिंग, हाथ से अलग करना। जैसे कि चावल चुनना, चावल चुनते हैं उसमें हम कंकड़ को आराम से चावल से अलग कर लेते हैं। क्यों अलग कर लेते हैं, इस मिक्सचर से, इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर से हम हैंड पिकिंग मेथड से इम्प्योरिटी अलग कैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि कंकड़ का कलर, उसमें चावल की इम्प्योरिटीज जो भी उसमें प्रेजेंट है, हस्क है, स्टोन है, जो भी है, उसका कलर, शेप, साइज सब डिफरेंट है चावल से, ठीक है, हमें साफ साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसलिए हम आराम से हैंड पिकिंग के मेथड से उसे चुन सकते हैं, चावल से इम्प्योरिटीज साफ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका शेप, साइज, कलर इम्प्योरिटीज का चावल के यानी यूजफुल आइटम से डिफरेंट है, इसलिए, ठीक है। अब देखिए सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, इसका एक अलग दूसरा एग्जांपल है थ्रेशिंग। In threshing, stalks are beaten on a stone or hardwood to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullock machines, or also used to thresh large quantities of grains. तो इसमें हमें क्या बोल रहा है, अब एक तो हमने पढ़ लिया हैंड पिकिंग, सॉलिड को सॉलिड से अलग करने, मिक्सचर में सॉलिड्स को सॉलिड से अलग करने का एक हैंड पिकिंग मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड है सॉलिड को सॉलिड का अलग करने का मिक्सचर में थ्रेशिंग। थ्रेशिंग आप जनरली अगर अपने गांव साइड से जुड़े हो, अगर कहीं जाते हो, देखते हो, तो ज़रूर कुछ बच्चों ने देखा होगा, जब आप वो अपने छुट्टियों में अपने नानी के यहाँ, दादी के यहाँ गांव साइड में जाते हैं, तो जो अनाज होता है बच्चों, गेहूँ और या धान, अब उसको हैंड पिक से तो नहीं एक एक धान निकाला जा सकता, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, कब तक निकालेंगे, और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, थ्रेशिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये मेथड ऐसा है कि इसमें एक वुडन या स्टोन रहता है, उस पर अनाज का गठरी बना के, बंडल बना के पटकते हैं, ठीक है। देखो जैसे फोटो में बना हुआ, उस पर जोर जोर से पटकते हैं, इससे क्या होते हैं, ग्रेन्स जो हैं अलग हो जाते हैं, धान अलग हो जाती है स्टाक से, गेहूँ अलग हो जाते हैं स्टाक से, और फिर जो वेस्ट स्टाक होती है उसको साइड में रख देते हैं। ऐसे ही बंडल बना के पटक के सारे ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है थ्रेशिंग के मेथड से। इससे क्या होता है, सॉलिड फ्रॉम सॉलिड अलग भी हो गया, यूजफुल हमें अलग मिल गया, और वेस्ट हमें अलग मिल गया। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. विनोइंग एक मेथड है, इसमें क्या होता है, एक चीज़ या तो इम्प्योरिटी हैवियर होगी या तो यूजफुल सब्सटेंस जो है वो हैवियर होगा, ठीक है। इस दोनों में से कोई एक चीज़, एक कंपोनेंट जो है हैवियर होगा इस मिक्सचर में। इसमें क्या करेंगे, इसमें उस मिक्सचर को ऐसे हवा के सामने, जैसे ये औरत कर रही है, हवा के सामने से धीरे धीरे गिराएंगे। तो गिराने से क्या होगा, हल्की मान लो इम्प्योरिटीज हल्की है, हल्की इम्प्योरिटीज उड़ के दूसरी जगह थोड़ी दूर जाके रुकेगी, और हैवी यूजफुल सब्सटेंस वहीं नीचे गिर जाएगा। इस तरह से हमें दोनों सेपरेट मटेरियल्स मिल जाएंगे। मान लो इम्प्योरिटीज लाइटर है, लाइटर इम्प्योरिटीज क्या होगी, हवा से क्या होगी, दूर जाके गिरेगी थोड़ा, और हैवियर जो वो है हमारा यूजफुल सब्सटेंस, वो वहीं तुरंत नीचे गिर जाएगा। इसे हम कहते हैं विनोइंग। ये मेथड यूज करते हैं यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। ना अभी सॉलिड फ्रॉम सॉलिड में अलग दूसरा कौन सा मेथड यूज करते हैं, कितने मेथड पढ़ लिए सॉलिड फ्रॉम सॉलिड में चीज़ों को अलग, कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। एक हो गया हैंड पिकिंग, एक हो गया थ्रेशिंग, एक हो गया विनोइंग,
अब ये चौथा है सीविंग। सीविंग मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद डिफरेंस इन देयर साइज। विनोइंग में क्या था? हल्का भारी, ठीक है। स्विंग में क्या था? साइज में डिफरेंस होता है। मान लो इम्प्योरिटीज जो है वो बड़े साइज की है और प्योर सब्सटेंस हमारा छोटे साइज का, तो स्विंग एक छन्नी जैसा होता है, उसमें से छान देते हैं। जैसे 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 आटा और चोकर को अलग करते हैं, आटा को चालते हैं तो आटा नीचे गिर जाता है, छोटे साइज का रहता है, चोकर बड़े साइज का रहता है तो छलनी में रह जाता है। वैसे ही स्विंग का मेथड है, उसी मेथड से हम अलग करते हैं प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज को। For this purpose, a sieve having hole of proper size is used. The bigger particles are retained by the sieve, whereas the smaller one pass through is. तो इसके लिए एक sieve यूज करते हैं जिसका होल एक प्रॉपर साइज का होता है, कि जो इम्प्योरिटी के साइज से छोटा होता है, तो जिससे क्या होता है हमारा यूजफुल सब्सटेंस नीचे गिर जाएगा और इम्प्योरिटीज हमारा sieve में ही रह जाएगी, जिसको हम छाट के अलग कर देंगे। इस तरह से चलते जाएंगे और इम्प्योरिटीज अलग करते जाएंगे सीविंग के मेथड से। ये एकदम वैसा ही है जैसे आटे से चोकर को निकालना। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा पेबल्स एंड स्टोन्स, इसको सेपरेट करते हैं सेंड से बाय सीविंग। एक जाली जैसा होता है, उस पर सैंड को रगड़ते हैं। उसमें क्या होता है? ईंटा जो होता है, जो बड़ा बड़ा होता है, वो ऊपर ही रह जाता है जाली के, और नीचे सैंड छन के गिर जाता है। ये इसी मेथड को हम सीव कहते हैं। अब देखो, अब बहुत ही फाइन पार्टिकल होगा तो उसे हम अलग नहीं कर पाएंगे। मान लो किसी भी तरह से, किसी भी गलती से या किसी भी कारण से चॉक पाउडर और आटा आपस में मिल गए, तो दोनों एक ही साइज के हैं, इसको हम अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों पार्टिकल्स एक ही साइज के हैं। इसको कैसे छानेंगे? दोनों छल जाएंगे साथ में। तो बहुत ही फाइन चीज़ के लिए सीविंग नहीं है, सीविंग का मेथड नहीं है। अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब जो लिक्विड में घुल ना पाए, जो घुले ना, उसे हम इनसॉल्युबल सॉलिड कहते हैं। तो इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से हम कैसे अलग करेंगे? The process of separating insoluble solids suspended in a liquid by allowing them to settle down is called sedimentation. ठीक है? The process of pouring out the upper liquid without disturbing the sedimentation is called decantation. अभी ये देखो, sedimentation और decantation क्या होता है? इसमें insoluble liquid को लिक्विड से अलग करना है। मान लो पानी में सैंड का घोल है, ठीक है? अब साफ पानी हमें निकालना है। हम क्या करेंगे? एक पानी को छोटे छोटे में पहले अलग करते हैं। एक गिलास में पानी लेते हैं वो सैंड वाला, और उस गिलास के पानी को एक जगह अस्थिर ऐसे धीरे से रख देंगे। थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि सैंड नीचे बैठ गया है एकदम, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, और वाटर ऊपर है। इस प्रोसेस को, इसको थोड़ी देर स्थिर रख देने वाले प्रोसेस को, जिससे इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाती है, इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन के बाद आता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का क्या मतलब होता है कि अब इस साफ पानी को धीरे से हम दूसरे बर्तन में ले लेंगे, बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए, यानी बिना सैंड को डिस्टर्ब किए। धीरे से हमने साफ पानी दूसरे बर्तन में डाल दिया। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। ये प्रोसेस हमारा है डिकेंटेशन। जैसे कि ये इसमें देखो, धीरे से हमने सेडिमेंट वहाँ नीचे बैठा हुआ है और धीरे से पानी हमने दूसरे जार में ले लिया। ये हो गया हमारा डिकेंटेशन का प्रोसेस। ना अब आता है लोडिंग। इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करने का दूसरा मेथड है लोडिंग। पहले था सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, अब है लोडिंग। The heavier coarse particles settle down quickly in water, but suspended fine particles of clay settle down slowly. The fine particles of clay settle down very slowly. The finer particles can be made to settle down faster by dissolving a small quantity of alum in muddy water. This method is called loading. अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है। चलो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन से तो हमने सैंड और पानी को, वाटर को अलग कर लिया, ये तो ठीक है। लेकिन तब भी पानी अगर गंदा है तो अभी भी उसमें कुछ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड है, तो कैसे क्या करेंगे? फिर से सेडिमेंटेशन करेंगे। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जो फाइनर पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, जो लिक्विड में नहीं घुलते हैं, वो बहुत धीरे 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 करके नीचे बैठते हैं।
बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। तो इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर में एल्यूम का ऐड करते हैं। एल्यूम जब वाटर में ऐड हो जाता है तो ये फाइनर पार्टिकल सेटल होने में नीचे कम टाइम लेते हैं और जल्दी सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लोडिंग। वाटर में एल्यूम का ऐड करना ताकि जो फाइनर इनसॉल्युबल लिक्विड है वो जल्दी से सेडिमेंटेड हो जाए और वाटर से जल्दी से सेटल हो जाए नीचे और वाटर ऊपर साफ हमें मिल जाए। इस प्रोसेस को हम लोडिंग कहते हैं। देखो इस वाटर में, मडी वाटर में, जिसमें अभी भी हल्के फाइन सैंड पार्टिकल्स हैं, उसमें एल्यूम का ऐड किया, ये जल्दी से सेडिमेंट हो गया, नीचे बैठ गया और क्लियर वाटर हमें बाहर मिला। और उसके बाद हम डिकेंटेशन के प्रोसेस से ये क्लियर वाटर ले लेंगे विदाउट अपने सेडिमेंट यानी सैंड या मड को डिस्टर्ब किए हुए। ये प्रोसेस हो गया हमारा लोडिंग का प्रोसेस। आगे देखिए सेम अपने टॉपिक पे, इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करना। ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that form the top layer can be separated by decantation. However, some mixture remains which cannot be separated further. अब ये क्या कह रहा है, ऑयल और वाटर को भी इसी तरह अलग अलग किया जाता है सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से, ठीक है। पानी को स्थिर रख दिया, ऑयल के ऊपर अपनी परत बन गई, वाटर की अपनी परत बन गई, और डिकेंटेशन के प्रोसेस से ऑयल को अलग कर दिया, वाटर को अलग कर दिया। लेकिन तब भी ऑयल का कुछ पार्ट तो वाटर में रह ही जाता है, ठीक है, वो तेलई टाइप का तो रह ही जाता है। तो इसको फर्दर नहीं क्लियरिफाई किया जा सकता है, एक हद तक ही इसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखो ये प्रोसेस दिखा रहा है कैसे सेडिमेंट हुआ, उसके बाद कैसे डिकेंटेशन हो रहा है, ऑयल को ऊपर से धीरे से निकाल लिया जाता है। अभी सेम टॉपिक पे ही हम देख रहे हैं, आता है हमारा फिल्ट्रेशन, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करने में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग जिसमें एल्यूम को ऐड करो, ठीक है। और अब ये आता है फिल्ट्रेशन। चौथा, sedimentation of muddy water and decantation, the clear upper layer do not completely separate the mud from all the water. We can filter this water through a piece of cloth. अब देखो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से पूरा वाटर कंप्लीटली मड से फ्री नहीं हो पाता। एल्यूम ऐड करने के बाद भी तब भी हल्के और फाइनल पार्टिकल्स रह ही जाते हैं और वो पूरा प्रॉपर क्लीन नहीं होता। तब हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम क्लोथ का इस्तेमाल करते हैं, जो वुवन क्लोथ्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू जब हम वाटर डालते हैं तो वाटर छन के नीचे आ जाता है और मड ऊपर रह जाता है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया। अब देखो अब ये क्या होता है फर्दर, ये पोर्स जो है ये फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है। दीज पोर्स इन अ क्लोथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर। अब ये देखो, इफ द वाटर स्टिल मडी, impurity can be separated by filter that has even smaller pores। अगर तब भी वाटर मडी है, सेडिमेंटेशन कर लिया, डिकेंटेशन कर लिया, एल्यूम ऐड करके देख लिया, ठीक है, उस फिल्टर क्लोथ यूज़ करके देख लिया, उसके बाद भी वाटर अगर मडी है तो हम इवन फाइनर पोर्स वाला चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, क्लोथ से भी ज़्यादा फाइन पोर्स होते हैं, जो होता है फिल्टर पेपर। देखो हमारा ये फनल लगा हुआ है, इसमें यहाँ लगा है फिल्टर पेपर, और ये मडी वाटर हमारा मिक्सचर इसमें डालेंगे, यहाँ पानी हमारा फिल्टर होके आ जाएगा और मड इस फिल्टर पेपर पे ही इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो हम और फाइनर पोर्स लेते हैं, यानी फिल्टर पेपर्स के पोर्स लेते हैं, ताकि वाटर और अच्छे से एकदम बढ़िया से हमारा फिल्टर होके आए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब वो सॉलिड जो सोल्यूशन में घुल जाता है, जो पानी में घुल जाता है, वो सॉलिड उसको पानी से अलग करना, उसको सोल्यूशन से अलग करना। जैसे शुगर और वाटर, शुगर एकदम पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल सॉलिड है एकदम,
उसको अब अलग करना, ठीक है। शरबत बनाना और शरबत बनाने के बाद वापस से चीनी और पानी को अलग करना, ठीक है। अब ये कैसे होगा? इवेपोरेशन, यहाँ आ जाता है हमारा इवेपोरेशन। अब ये आ जाएगा हमारा इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आई एम श्योर आपने अपनी जूनियर क्लासेस में इवेपोरेशन कंडेंसेशन भी पढ़ा है, इस क्लास में भी पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है हीट से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. जहाँ कहीं भी वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। इवेपोरेशन कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग द सोल्यूशन। इवेपोरेशन को तेज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी पानी को भाप बना सकते हैं हीट बढ़ा के, ठीक है। हीट करके उसको जल्दी जल्दी हम वेपर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए पानी है, सन की हीट पड़ रही है, वो इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन के ऊपर जा रहा है, उसके बाद वो बादल में इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब ये कोल्ड क्लाउड क्या हो गया? ठंडा। अब ये क्लाउड जो है ठंडा क्लाउड जब किसी ठंडे रीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा, पानी जो है वो बन जाएगा, बूंदे बन जाएगी वाटर की, वापस से वो भाप जो है वापस से वाटर की ड्रॉप्स बन जाएंगी और प्रेसिपिटेशन के द्वारा रेन बन के वापस से अर्थ पे आ जाएंगी। ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू रिकवर अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो अ सॉल्युबल सॉलिड को उसके सोल्यूशन से वापस रिकवर करने के लिए यही प्रोसेस यूज होता है इवेपोरेशन का। अब ये कैसे यूज होता है अभी पता चलेगा आपको। कंडेंसेशन मैंने बताया ना कैसे भाप जो होता है, व्हेन वाटर वेपर चेंजेस इन लिक्विड वाटर इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब वही भाप इवेपोरेटेड वाटर जो है, भाप वाटर जब वापस से पानी की ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे ये देखो, ये कंडेंस, जब आप एक कोई भी पतीला जब आप गैस पे रखते हो, मतलब पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, किसी पैन में आपने पानी रखा गैस पे और उस पैन को ढक दिया, ठीक है, किसी लिड से। अब वो पानी बॉयल हो रहा है, अब जब आप उसकी लिड हटाओगे तो आप देखोगे लिड के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखोगे वो, और वो जैसे ही हटाते पानी की तरह वो नीचे गिरने लगते, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वाटर का ये वो बॉयल कर रहे हो तो वो इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन के उड़ के कहाँ जा रहा है? ढक्कन की लिड पे लग रहा है, बैक साइड पे, ठीक है। और जब आप उसको हटाते हो तो हटाने से क्या होता है? हटाया तो आपने क्या कि उसको कूलिंग की तरफ ले गए, वहाँ पे था तो एकदम हीट की तरफ था, अब वहाँ से हटाकर कूलर रीजन में ले गए, वो तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाता है, पानी गिरने लगता है। वो कंडेंस वाटर जो है तो वो वाटर वेपर में, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है और प्रेसिपिटेशन से तुरंत पानी गिरने लगता है, ठीक है। कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। कंडेंसेशन इवेपोरेशन का अपोजिट है। इवेपोरेशन मतलब पानी का भाप बनना, कंडेंसेशन मतलब भाप का पानी बनना, ठीक है। इन नेचर वाटर वेपर इन द एयर नियर द अर्थ कंडेंस टू लिक्विड फॉर्म व्हेन इट हिट्स अ कूल सरफेस टू फॉर्म ड्यू। वही चीज़ है नेचर में, इवेपोरेटेड वाटर जो सूरज की गर्मी से भाप बन के बादल में गया भाप, और वो जब बादल ठंडे एरिया में जाता है तो कंडेंस हो जाता है, वापस से पानी की ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है और प्रेसिपिटेट होकर रेन की तरह गिरने लगता है। Water vapor high in the air gets cool and condensed water droplets which form cloud. When the cloud enters the cooler region, these clouds get cooler and form water drops. These drops come down as a rain. वही बात जो मैंने आपको बताई, वही साइकिल जो मैंने आपको समझाई। पानी इवेपोरेट हुआ, फिर से बता रही हूँ, ध्यान देके सुनिए। पानी इवेपोरेट हुआ, वाटर इवेपोरेट हुआ, सन की हीट से भाप बन के ऊपर गया, ऊपर जाके ठंडा हुआ, ठंडे बादल में पहुंचा, कंडेंस हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गया। वही जब क्लाउड जो है ठंडे रीजन में जाते हैं तो वही वाटर ड्रॉपलेट्स बरसने लगते हैं पानी के तौर पे, रेन के तौर पे, प्रेसिपिटेशन से, ठीक है। ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर।
सी वाटर से कॉमन सॉल्ट का मिलना, ठीक है। सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पिट। देखो इसमें भी सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन वाली प्रोसेस है और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन वाली प्रोसेस है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग कर रहे हैं, यानी सॉल्यूशन में सॉलिड वाले पार्ट को अलग कर रहे हैं, लिक्विड वाले पार्ट को अलग कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट का बनना। अब जो नमक हम खाते हैं अपने डेली यूज़ में हम लेते हैं, उसकी बात हो रही है। सी वाटर नमकीन होता है क्योंकि उसमें नमक होता है, ठीक है। सी वाटर को एक जगह पे अस्थिर रख दिया जाता है, किसी शैलो पिट में भर के उसको अस्थिर सूरज के सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दिया जाता है। वाटर क्या होता है, हीट होने लगता है। कैसे हीट होने लगता है, सनलाइट से हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है और धीरे धीरे वाटर वेपर बन के उड़ने लगता है, ऊपर इवेपोरेट होने लगता है, एयर में क्लाउड में जाने लगता है। अब पानी तो इवेपोरेट होना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें जो नमक है, नमक भी तो है, दो कंपोनेंट्स है ना, सोल्यूशन बन गया नमक और पानी का, तो नमक घुल मिल गया, सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट घुल गया, उसमें सॉल्युबल था। तो जब वेपर बन के वाटर चला गया ऊपर, तो नीचे क्या बचा, नमक ही तो बचा। अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। कुछ दिन बाद पूरा वाटर इवेपोरेट हो गया और नीचे क्या बचा, नमक, सॉलिड नमक। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब उसी सॉल्ट से जो है कॉमन सॉल्ट हमें मिलती है, इसको और प्यूरिफाई किया जाता है और अलग अलग प्रोसेस है, और हमने साफ साफ कॉमन सॉल्ट हम जो डेली यूज़ करते हैं वो हमें उसी में से मिल जाती है। तो किस प्रोसेस से मिली, इवेपोरेशन के प्रोसेस से मिली हमें। नाउ द सॉल्युबिलिटी, the substance that dissolves is called the solute, and the substance in which the solute dissolves is called the solvent. The resulting mixture is called the solvent. जैसे एक मिक्सचर में जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं, वैसे ही एक सॉल्यूशन में, सॉल्युबिलिटी में, एक सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट उसे कहते हैं जो सॉल्वेंट में पड़ता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है। सोल्यूट उसे कहते हैं जो सॉल्वेंट में पड़ता है, उसके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट ही कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, लिक्विड है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। सॉल्यूट हमारा हो गया मान लो नमक और सॉल्वेंट हो गया वाटर। अब दोनों के सॉल्यूशन मिला के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। नमक पानी में पड़ा इसलिए नमक सॉल्यूट है, पानी नमक में नहीं पड़ा। नमक पानी में पड़ा इसलिए नमक सॉल्यूट है, और किस में पड़ा, पानी में पड़ा, इसलिए पानी सॉल्वेंट है, और दोनों मिला के सॉल्यूशन है। A saturated solution is the solution in which no more of the solute can be dissolved. एक सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता। इस पानी में नमक घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, कभी तो रुकोगे, कभी तो ये पानी कहेगा बस अब मैं और नहीं घोल सकता। तो जो वो पॉइंट आ जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो एक सैचुरेशन का पॉइंट आ जाता है, अब इसके बाद फर्दर उसमें नहीं घुलेगा, घुलेगा फर्दर, लेकिन क्या कंडीशन अप्लाइड। The maximum of the solute that can be dissolved in 100 gram of the solvent at any specific temperature is called its solubility at that temperature. Solubility of solid solute generally increase with the rise in temperature. अब ये क्या हमें कह रहे हैं, ये जो लाइन्स हैं ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम मास, यानी जितना जो मैक्सिमम सोल्यूट आप डिज़ोल्व कर सकते हैं एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, मैक्सिमम सोल्यूट जो है जो आप डिज़ोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, वो कहलाता है किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक निर्धारित तापमान पे, वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट टेम्परेचर। मान लो 100 ग्राम का सॉल्वेंट है, उसमें एक सोल्यूट आप डिज़ोल्व करते जा रहे हो एक टेम्परेचर पे, कोई एक टेम्परेचर मेंटेन किए हुए हो, उस पर उस 100 ग्राम के सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व करते जा रहे हो। एक टाइम के बाद आप और फर्दर ऐड नहीं कर पाओगे, इससे ज़्यादा वो डिज़ोल्व नहीं करेगा, नहीं खुलेगा अपने अंदर उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे।
तो उसको क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर की सॉलिबिलिटी, ठीक है। यानी उस टेम्परेचर पे इतना ही सोल्यूट इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तब और सोल्यूट आप ऐड कर सकते हो, वरना आप और सोल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज, जनरली इंक्रीज कब इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करो, उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो सॉल्वेंट ले पाएगा। लेकिन फिर एक पॉइंट आएगा जब उतने जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज किए उतने फिर उतना ही सॉल्यूट ले पाएगा जितना वो ले पाएगा। फिर फर्दर इंक्रीज करोगे तो वो और सॉल्यूट ले पाएगा। यही है, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी पे प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। सॉलिबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। तो बच्चों यही हमारा चैप्टर था। सॉलिबिलिटी हमारी लास्ट हेडिंग थी इस चैप्टर की। तो हमने आज अपना चैप्टर 4 ख़त्म कर लिया है क्लास 6 का, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपको और ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। इसी तरह साइंस पढ़ते रहिए, एडुग्रोन से जुड़ते रहिए। आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि सबको ये नॉलेज फ्री में मिलती रहे। थैंक यू एंड गुड नाइट।